नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका ई एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि सभी फ्रेंड्स जानते हैं, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए जो टेस्ट सीरीज लगवा रहे हैं, तो उसी क्रम में ये अगला सेशन है। यदि आपको हमारे सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एस्पायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये नवाचार ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। सेकंड है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान में शुरू किया गया है। तो इसमें से ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो एस्पायर के बारे में बात कर लेते हैं। तो एस्पायर को सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्रों तथा ऊष्मायन केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उद्यमशीलता में तेजी लाना और ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो जो एस्पायर के नियोजित परिणामों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय, इनक्यूबेटर्स, आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर्स और सिडबी द्वारा समर्थित निधियों में से एक कोष का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई नौकरियों का सृजन कर बेरोजगार को कम करना, भारत में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, जिला स्तर पर मूल रूप से आर्थिक विकास करना, असमान सामाजिक आवश्यकताओं के लिए नए व्यापार समाधान की सुविधा करना, एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को और भी मजबूत करना और उसके लिए नवाचार को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है जर्म प्लाज्म संग्रह। सेकंड, माता पिता का मूल्यांकन और चयन। थर्ड है कि चयनित माता पिता के बीच क्रॉस संकरण। और फोर्थ है बेहतर पुनः संयोजकों का चयन और परीक्षण, नई खेती का परीक्षण, विमोचन और व्यवसायीकरण। तो इसे क्या करना है कि इसका सही प्रयोग करना है। ठीक है। तो स्टेटमेंट एक के बाद एक कौन सा लगेगा इस तरीके से देखना है और कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ये देखना है। ठीक है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों की प्रजातियों में प्रजनन क्षमता का उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन है, ताकि ऐसे पौधे तैयार किए जा सकें जो कि खेती के लिए बेहतर हों, बेहतर पैदावार दें और रोग प्रतिरोधक हों। ठीक है। तो एक फसल से नई आनुवंशिक किस्म के प्रजनन के मुख्य चरण हैं, वो कौन कौन से हैं? जर्म प्लाज्म संग्रह, माता पिता का मूल्यांकन और चयन, चयनित माता पिता के बीच क्रॉस संकरण और बेहतर पुनर्संयोजकों का चयन और परीक्षण, नए कृषकों का परीक्षण और प्रकाशन और व्यवसायीकरण। तो इसी तरह से ये क्रम में लगाना था, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये तीन जिस सारे के सारे जो थे वो क्रम वाइज ही लगे हुए थे। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बायो फर्टिफिकेशन का उद्देश्य पौधों की वृद्धि के दौरान फसलों में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाना है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है बायो फोर्टिफिकेशन अधिक उपज और रोग प्रतिरोधी फसलों का उत्पादन करता है। ये भी सही है। स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा सी। तो बायो फर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं और पारंपरिक पौधों के जनन जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधार किया जाता है। ठीक है। तो बायो फोर्टिफिकेशन पारंपरिक किलेबंदी से अलग होता है, जिसका उद्देश्य फसलों के प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों के बजाय पौधों की वृद्धि के दौरान फसलों में पोषक तत्वों का स्तर जो बढ़ाना है। उदाहरण की अगर बात करते हैं तो चावल के लोह बायोफर्टिफिकेशन, गेहूं के जिंक बायोफर्टिफिकेशन, एमिनो एसिड और प्रोटीन बायोफर्टिफिकेशन आदि इसमें शामिल हैं। अब इसके लाभ क्या हो जाते हैं? तो इसके लाभ में तो बायोफर्टिफाइड फसलों में गरीबों के लिए अधिक संभावना होती है।
बायोफर्टिफिकेशन मुख्य रूप से ऐसी फसलें जैसे कि गेहूं हुआ, मक्का हुआ, शकरकंद हुआ आदि इसमें किया जाता है, जो कि गरीब घरों के लिए पोषक तत्वों का एक प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, तो यही इसके कुछ लाभ हैं। बाकी चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्व अधिगम की मान्यता संदर्भित करती है। तो कौन करती है? किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान तथा अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही था। सेकंड है कि बालिका जी, तो ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तब भी देख लेते हैं। तो सेकंड में जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई नीति है ये। थर्ड है कि जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने वाली नीति। और फोर्थ है जनता के बीच डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए किए गए नीतिगत उपाय। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत पूर्व अधिगम की मान्यता किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया को दर्शाती है, जो औपचारिक, गैर औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की गई है, जिसका उद्देश्य देश के अविनियमित कार्यबल की क्षमताओं को मानकीकृत कौशल राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क में रखा गया है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना इसके उद्देश्य में से एक है। और दूसरों की अपेक्षा ज्ञान के प्रारूपों के ऊपर विशेषाधिकार पर आधारित असमानताओं को कम करने का अवसर प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो कौशल विकास योजना है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसके लिए प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये पूर्व अधिगम की मान्यता इनका अभिन्न अंग है। ये भी स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक फ्लैगशिप योजना को शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क उद्योगों के द्वारा अपनाए गए मानकों के आधार पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके तहत एक स्वतंत्र निकाय द्वारा मूल्यांकन प्रमाणन के बाद प्रशिक्षुओं को एक मौद्रिक राशि दी जाती है और यह औसत मौद्रिक राशि प्रति प्रशिक्षु लगभग 8,000 रुपये होती है। ठीक है, इसके दो घटक कौन से हैं? तो इसके दो घटक हैं, केंद्र प्रायोजित एवं प्रबंधित। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र प्रायोजित एवं राज्य द्वारा प्रबंधित इसे राज्यों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा वित्त पोषित है। तो ये भी गलत है, स्टेटमेंट दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के तत्वाधान में प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण हिमायत, उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। ठीक है, जिसका उद्देश्य समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना। और यह परियोजना बागवानी फाउंडेशन कैलिफोर्निया आधारित गैर लाभकारी सार्वजनिक लाभ निगम के साथ मिलकर 5 साल की अवधि के लिए लागू की गई है। मौलिक घटक की बात करते हैं तो पारदर्शिता बनाना इनके घटकों में से एक है और दूसरा जो घटक है वो है सामाजिक उद्यमिता। ठीक है, ये घटक है। और अगला जो घटक है वो है उद्यमशीलता संवर्धन और फैक्ट्री ऑन व्हीकल्स। ये कुछ इसके क्या थे, घटक थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में सामाजिक कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहलें शुरू की गई हैं, ये देखना है। उड़ान, सद्भावना, हिमायत। तो ये तीनों की तीनों ही शुरू की गई हैं। ठीक है, तो जो उड़ान है, उड़ान योजना भारत के कॉर्पोरेट एवं गृह मंत्रालय की साझेदारी से शुरू की गई।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष उद्योग पहल है। इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाना है। इस योजना के तहत स्नातक स्नातकोत्तर 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारकों को शामिल किया गया है। ठीक है, किसके तहत? उड़ान योजना के तहत। और जबकि एक और है उड़ान योजना, तो वो संबंधित है उड़े देश का आम नागरिक से। तो ध्यान रखने की जरूरत है आपको। इसका उद्देश्य भारत के लिए अग्रणी कॉर्पोरेट जगत के लिए बेरोजगारी स्नातकों को एक उचित माहौल प्रदान करना, वहीं कॉर्पोरेट इंडिया के लिए राज्य में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभाओं तक पहुंच प्रदान करना है। सद्भावना की बात करते हैं तो सद्भावना यह भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाती है। सेना के अच्छे स्कूलों में 1 लाख से अधिक छात्रों को माध्यमिक उच्च स्तरीय विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने का काम किया जाता है। और सद्भावना के अंतर्गत भारतीय सेना राष्ट्रीय एकता मात्रा भी आयोजित करती है, जहां छात्र देश के अन्य क्षेत्रों के नागरिकों की संस्कृति का अनुभव करने के लिए अन्य राज्यों का दौरा करते हैं। हिमायत की बात करते हैं तो हिमायत जो है ना, वो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीब परिवारों को 1 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने और नौकरी देने के हिसाब से शुरू की गई है। अब प्रोजेक्ट उत्पाद की बात करेंगे तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और देखना कौन सा सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और कारीगरों के पारंपरिक कौशल को अद्यतन करना है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। तो प्रोजेक्ट उस्ताद विकास के पारंपरिक कला शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इसका उद्देश्य अपनी पसंद के पारंपरिक कला क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों बीपीएल परिवारों से संबंधित उन्नयन कारीगरों में कौशल निर्माण और उनकी क्षमताओं का उन्नयन करना है। यह परियोजना जरी के काम, फुलकारी जैसी पारंपरिक कला शिल्प की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प के लिए उन्नत कारीगरों के माध्यम से कारीगरों की क्षमता को बढ़ाना और युवा पीढ़ी को प्रशिक्षण देना। ठीक है, बाकी शिल्प और उनके प्रलेखन के लिए मानक स्थापित करना, पहचान के लिए अल्पसंख्यकों की पारंपरिक कला एवं शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये कुछ इसके क्या थे? उद्देश्य थे। चलिए बात करते हैं समग्र शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो समग्र शिक्षा का उद्देश्य है स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, तो यही इसका उद्देश्य है। बाकी विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और औद्योगिक वांछित कौशल एवं शिक्षा का पाठ्यक्रम के बीच एक कड़ी स्थापित करना। तीनों स्टेटमेंट गलत थे। बात करते हैं समग्र शिक्षा की, तो समग्र शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए लागू की गई एक एकीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें पूर्व विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक निरंतर स्कूल की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से केंद्रित जिलों, शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों, वामपंथी हिस्सों, प्रभावित जिलों और आकांक्षात्मक जिलों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं प्रोजेक्ट चमन की। तो जिसका प्रोजेक्ट चमन का उद्देश्य क्या है ये देखना है। तो बागवानी क्षेत्र के लिए रणनीतिक विकास प्रदान करना, यही प्रोजेक्ट चमन है। ठीक है, तो किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चमन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बागवानी क्षेत्र के लिए रणनीतिक विकास प्रदान करना है। इस परियोजना को इसरो के सहयोग से रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करते हुए महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ये याद रखने योग्य चीज़ें हैं। ठीक है, यह भूस्थानिक
प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बागवानी फसलों के लिए विश्वसनीय अनुमान लगाने हेतु कार्यप्रणाली तैयार करता है। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसके जो उद्देश्य हैं वो 7 बागवानी फसलों का क्षेत्र मूल्यांकन और उत्पादन पूर्वानुमान करना है। तो बागवानी जो विकास एवं प्रबंधन योजना है उसके लिए भूस्थैनिक अनुप्रयोग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्वा बागवानी, बागों का कायाकल्प, फसल गहनता, जीआईएस डेटाबेस का निर्माण, साइट उपयुक्तता मूल्यांकन, फसल की पहचान, उपज मॉडलिंग, रोग मूल्यांकन और सटीक खेती के लिए विस्तृत वैज्ञानिक जमीनी स्तर का अध्ययन करना है। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।